बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। लेक्चर नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसके हमने 3 पार्ट्स सिलेबस के अंदर देखे थे कि चैप्टर 2 जो है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। दैट वाज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। इससे पहले हम थोड़ा सा अपने पिछले चैप्टर का रिव्यू लेंगे, जिसके अंदर हमने स्टडी किया डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट हेडिंग्स को। एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, जस्ट रिवाइज करेंगे हम। बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा चैप्टर है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और 3 की हम रिवीजन करते हैं। बेसिकली हम उनके पॉइंट्स को देखते हैं कि हमने इन पॉइंट्स को स्टडी किया है। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास बचे चैप्टर 1 का हम रिव्यू करेंगे, जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी सबसे पहले कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसमें हमने डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी की देख के साथ ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था। माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या देखा था? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट तरह से हम उसको स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसकी रिप्रोडक्शन मेथड को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसके मेटाबॉलिज्म को, आइडेंटिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन को। देन उसके अलावा बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं नेचर के अंदर। फिर उसके बाद हम उसकी ताल्लुक को देखते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या ताल्लुक है, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, या इसके अलावा हम उसके यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट्स को देख सकते हैं जो इंसानों पर वो करेगा। इसके अलावा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, ये हमने माइक्रोबायोलॉजी के डेफिनेशंस में देखा था कि ये पॉइंट्स हम माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा कि आखिर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? ठीक है, हमने डिफाइन किया कि दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यानी हम आम आंख से इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फिर हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस को, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी खासियत है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखी एप्लीकेशंस, स्कोप, इंपॉर्टेंस। ये तीनों चीजें सेम है। ठीक है, ये तीनों किसी भी तरह से आपको लिखी हुई आ सकती है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपके नोट्स में तो स्कोप है, हमें इंपॉर्टेंस पूछ ली है, या हमें एप्लीकेशंस पूछ ली है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, रिसर्च में, मेडिसिन में, फूड में, एग्रीकल्चर में, इन जगहों पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी किए जाते हैं, फिर उनकी हमने देखा कि उनको क्या नाम दिया जाता है। अगर फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं तो फूड माइक्रोबायोलॉजी, हवा में कर रहे हैं तो एयर माइक्रोबायोलॉजी, वाटर में कर रहे हैं तो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, अगर इंसानों की फलाह के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम इस्तेमाल हो रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन बनाने में तो मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी, अगर मेडिकल रिसर्च में यानी बीमारियों की वजह बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचानना है तो हम उसको स्टडी करते हैं मेडिकल रिसर्च में। तो ये सारी हमने 10 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उसको हमने डिफाइन किया। फिर हमने देखा हिस्ट्री क्या है, कि सबसे पहले जो है वो किसने इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है दैट वर बेकन, जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं जो कि बीमारी की वजह बनते हैं, लेकिन उनके पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं था। फिर क्रिशर ने और ऑथेंसियस ने वर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि बीमारी की वजह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बनते हैं। देन रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर इनको नाम दिया सेलुलाई का, जिसका मतलब था स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम्स कॉर्क के अंदर उन्होंने, मटेरियल था कॉर्क, उसके अंदर उन्होंने इन स्मॉल रूम्स को, इन सेलुलाई की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर ल्यूवेनहुक ने कहा कि ये स्मॉल क्रिएचर्स हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो उन्होंने इन स्मॉल क्रिएचर्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। 250 माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाए और उन्हीं माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको स्टडी किया। इसके अलावा हमने देखा कि इन्होंने अमीबा और पैरामीशियम, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो जो प्रॉपर्टीज बताई वो सारी की सारी एक्यूरेट थी। ठीक है। देन इसके बाद पास्चर, लियोस पास्चर थे, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मिल्क में से, डेयरी प्रोडक्ट्स में से फर्मेंटेशन के जरिए हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे और मिल्क में हम कैसे किल करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर हम हीट करके उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। नाम उन्होंने दिया पास्चराइजेशन का। ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट सीरियल्स इस्तेमाल करके, डिफरेंट अनाज इस्तेमाल करके, वीट का इस्तेमाल करके ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि हम किस तरह अल्कोहलिक ड्रिंक्स को तैयार कर सकते हैं। प्रोसेस उन्होंने बताया कि ये फर्मेंटेशन के जरिए होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने हिस्ट्री के देखे। इसके अलावा बहुत वाइड, बहुत लेंथी इसकी हिस्ट्री है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से दरियाफ्त हुए थे। ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 1 में हमने ये चीजें, पॉइंट्स स्टडी किए थे। अब हम अपना चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हम उसमें 1 बाय 1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर नंबर 2। डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं, एल्गी हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये आप देख सकते हो क्लियर अगर कि बैक्टीरिया। ये आपने यहाँ जो गौर करना है, आपने देखना है किस किस तरह से ये देख सकते हो बने हुए। कहीं पर गोल हैं, राउंड हैं, कहीं पर ये स्प्रिंग की तरह हैं, कहीं पर ये रॉड की तरह हैं, यानी कोई में लंबे हैं, कहीं पर ये स्प्रिंग की शक्ल में हैं। फिर प्रोटोजोआ, फंजाई, देन एल्गी, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मौजूद होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। पहले भी हमने किया है डिफाइन, दोबारा हम इसको डिफाइन करेंगे। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। इनविजिबल टू नेकेड आई, इनविजिबल टू नेकेड आई, हम आम आंख से इसको नहीं देख सकते, ये आम आंख से नजर नहीं आते हमें। ठीक है। एंड विजिबल विद द माइक्रोस्कोप ओनली, विजिबल विद माइक्रोस्कोप ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। मे बी सिंगल, मे बी सिंगल सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। यूनि मीन सिंगल, एक।
मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल है तो मोर देन वन सेल के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, वो भी ज्यादा होंगी। तो ये है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी हम देखें तो बैक्टीरिया है, एल्गी है, हमारे पास वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, आर्की है, ये भी बैक्टीरिया की टाइप्स ही होती हैं, आर्की बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, रिकेट्सिया है, ठीक है, रिकेट्सिया वैक्सीन्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट हेडिंग है आपके टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब ये दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये आपको यहां पर, ये एक डायग्राम ये है, एक ये है, ठीक है। अब दोनों डायग्राम्स में अगर आप फर्क देखें तो आपको क्या फर्क नजर आएगा। अब ये बेसिकली ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल के अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं। सेल में न्यूक्लियस होगा, सेल में राइबोसोम्स होंगे, सेल में और मुख्तलिफ चीजें जिसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। और उन ऑर्गेनेलीज के गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, झिल्ली, कवर, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन क्लोज्ड न्यूक्लियस। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का सेंटर, दिस इज अ न्यूक्लियस, एक प्रॉपर सर्कल है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसी चीज नहीं है, यहां पर एक रैंडम सा न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसकी कोई खास तह है, कोई खास कवर नहीं है। पहला फर्क, कोई कवरिंग, कोई मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के गिर्द नहीं मौजूद। फिर उसके बाद आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल को एनर्जी पहुंचाता है, ठीक है, सेल को एनर्जी पहुंचाता है। यूकैरियोट्स में है लेकिन यहां पर नहीं है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस, यहां पर है, यहां पर नहीं है। यहां पर न्यूक्लियोइड है जिसकी कोई खास शक्ल और कोई खास मेम्ब्रेन नहीं है। फिर राइबोसोम्स, यहां पर भी है, यहां पर भी है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। सेल वॉल यहां पर है, कुछ यूकैरियोट्स में भी होती है। और कैप्सूल कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है। कैप्सूल कहते हैं एक और अलग से कवर होता है, झिल्ली होती है एक और। फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में नहीं है। अब खास फर्क इनमें क्या है, ये तो डायग्राम का फर्क हो गया, इसको हम लिखेंगे कैसे। मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट्स, दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल वाले होते हैं, पहला फर्क। जबकि यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर। द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये आप देख सकते हो, वेल डिफाइंड सर्कुलर न्यूक्लियस, जबकि इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर इररेगुलर शेप है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में पुअरली डिफाइंड होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और जेनेटिक मटेरियल होता है
जो कि यहाँ आप देख सकते हो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है. सेल ऑर्गेनेलीज सच एज plastid, mitochondria, Golgi bodies, these are absent, in prokaryotes they are absent. And cell organelles such as plastid, mitochondria and Golgi bodies are present. यूकेरियोट्स में सारी organelles मौजूद होती है. बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. एग्जाम्पल्स अगर हम दे तो बैक्टीरिया है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. इसके अलावा एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स. और फंजाई में देखें यूकेरियोट्स में देखें तो फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और मोस्ट कॉमन इसमें जो आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल जब वाइवा लेने आता है आपका तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है. बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि ह्यूमंस क्या हैं. ह्यूमंस बीइंग्स जो इंसान हैं वो क्या हैं. आया के प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं. तो ह्यूमंस आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. ये अगर आप सोचें तो ह्यूमंस यानी इंसान, यानी कि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर सेल है, हमारे सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज, सारी चीजें मौजूद हैं. हमारे सेल से प्रोटीन भी बन रही है, हमारे सेल से अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, हर चीज बन रही है, हमें एनर्जी मिल रही है. हर ऑर्गेनेली हमारे सेल के अंदर मौजूद है. तो ह्यूमंस आर यूकैरियोट्स. ह्यूमंस आर यूकैरियोट्स. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको अलग से लिखवाई है ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करो और जहन में रखो. तो अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे प्रोकैरियोट्स को, तो द ऑर्गेनिजम्स दैट लैक का मतलब होता है कमी होना, मौजूद ना होना. ठीक है, लैक मतलब कमी, या दैट डू नॉट हैव, नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. ठीक है, डिस्टिंक्ट को कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड या वेल डिफाइंड, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा और ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी. इसी तरह द ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्टेन या दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया. प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. बैक्टीरिया उसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसकी एग्जाम्पल है. फंजाई, प्लांट, एनिमल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी हैं, ह्यूमंस जो हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज. ऑलराइट, तो द नेक्स्ट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना. नोमेनक्लेचर मीन्स नाम देना. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो नाम देना, उसके एक नाम को दो हिस्सों में तकसीम करना, एक नाम को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर देना. ठीक है, तो देयर इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज बाय गिविंग देम टू पार्ट नेम्स. दो हिस्सों का नाम देना. अकॉर्डिंग टू इट, द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड इट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर्स. द सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक नेम या स्पीशी नेम. इट हैज इनिशियल स्मॉल लेटर्स. ठीक है, अब ई कोलाई आप इशरिशिया कोलाई, क्या नाम है ये? इशरिशिया कोलाई, जिसका पहला पार्ट है जेनेरिक और दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक या स्पीशी नेम जिसको हम बोलते हैं.
ई कैपिटल आएगा जेनेरिक नेम में, और स्पीशी नेम में सी जो है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, स्पीशी नेम, इसको स्पेसिफिक नेम भी हम बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक नेम भी कहते हैं। स्पीशी नेम, स्पेसिफिक नेम, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। और स्मॉल लेटर का मतलब क्या है कि पहला लफ्ज जो इसका आपने लिखना है दैट वुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। या आप सी देख सकते हो, स्मॉल है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा इशरिशिया कोलाई। इसको अब हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम। अगर आपसे इस तरह से ब्रेकअप में पूछा जाए, यानी दो डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स में पूछा जाए, तो फर्स्ट नेम इज जेनेरिक एंड द अदर वन इज स्पेसिफिक या स्पीशी नेम। दोनों कंबाइंड पूछे जाएं तो इनको हम बोलेंगे अ साइंटिफिक नेम। और तब कहेंगे साइंटिफिक नेम जब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। और एब्रीविएट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जो आप पढ़ेंगे इस बैक्टीरिया का नाम, वो हम देखेंगे ई कोलाई, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? ई कोलाई। इसकी एब्रीविएशन, इसका मुखफ़फ़ अगर हम देखें तो दैट इज ई कोलाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, विच इज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग द स्पीशीज बाय गिविंग देम टू पार्ट नेम्स। दो हिस्सों का एक नाम उनको देना। द फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक एंड द अदर इज स्पेसिफिक। Generic name starts with capital letters while the specific name starts with small letters. क्लियर हो गया यहां तक? तो यहां तक बच्चे हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी डेफिनेशन हमने देखी। फिर उसके बाद हमने उसके डिफरेंट ग्रुप्स देखे जो कि दो थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज नहीं होती, पुअरली डिफाइंड होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जिसमें प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज होती हैं, जिनके गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक कवर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ह्यूमन बींग्स, फंजाई, एल्गी, दे ऑल आर यूकैरियोट्स, व्हाइल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स। ठीक हो गया? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन, जिसको हमने एंड किया कि हम इनको नाम किस तरह देते हैं, नोमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, कि एक नाम को दो में डिवाइड करना, स्पीशी नेम देना और जेनेरिक नेम देना। जेनेरिक नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेटर मतलब पहला हर्फ। ठीक है, पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, पूरा कैपिटल नहीं लिखना, सिर्फ पहला लफ्ज कैपिटल लिखना है। और कोलाई में पहला हर्फ जो है वो स्मॉल होगा। Now we'll go on for our main topic, that is chapter number 2 part A, बैक्टीरिया। पहला पार्ट हमने पढ़ना है दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये प्रॉपर्टीज इसकी हो जाएंगी डेफिनेशन में जो हम लिख देंगे कि दे आर माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज। क्यों? क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों पढ़ लिए, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज नहीं होती। ये आप देख सकते हो डिफरेंट शेप्स। अब आपने बच्चे जो जहन में रखने की आपकी चीज है ना, वो है कि आपने डायग्राम्स को जहन में रखना है। वो क्यों जहन में रखना है ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या मकसद था ये आपको स्टार्ट में ही डायग्राम्स दिखाने का,
ये आप देख सकते हो। ये कैसी शेप है हमारे पास, सिंगल रॉड है हमारे पास, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक कॉमा शेप है, ठीक है, कॉमा जैसे हम लगाते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक स्पाइरल स्प्रिंग की तरह से है, हेलिकल है, ठीक है, स्प्रिंग जिस तरह से होता है। फिर ये आप देख सकते हो, ये एक लॉन्ग ट्यूब है हमारे पास, ये अब लॉन्ग ट्यूबुलर है। फिर ये स्मॉल रॉड्स हैं, ठीक है। रॉड्स क्या होते हैं, जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्मॉल रॉड्स इकट्ठे एक साथ चेन की फॉर्म में हैं। फिर सर्कुलर है, कहीं पर 2, कहीं 1, कहीं पर लॉन्ग चेन, कहीं पर बहुत सारे इकट्ठे मौजूद होंगे। तो बैक्टीरिया इन मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ हालतों में हम देख सकते हैं। नौयत मुख्तलिफ होगी, जिस तरह की वो बीमारी कॉज करेंगे, जिस तरह की उनकी शेप होगी, उसी तरह से वो बीमारी की वजह बनेंगे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं बैक्टीरिया की, इनको हम स्टडी करेंगे डिटेल से। यहाँ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि बैक्टीरिया रॉड शेप में भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, स्प्रिंग की तरह भी हो सकते हैं, कोमे की तरह भी हो सकते हैं, ट्यूब की तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी, आपको एक वर्ड मैंने स्टार्ट में ही बताया कि जहां पर भी वर्ड आएगा LOGY, उसका क्या मतलब होगा। अगर किसी को जहन में आए को व्हाट इज मेंट बाय लॉगी जी, तो लॉगी मीन स्टडी। तो अब किस चीज की स्टडी हो रही है, आप क्लियरली देख सकते हो, बैक्टीरिया की, ठीक है। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अब क्वेश्चन इज कि हमने स्टडी करनी किस चीज की है, बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ना है। हमने उसकी स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज देखनी है, हमने उसके अंदर मौजूद केमिकल्स की एक्टिविटी देखनी है, हमने उसके फंक्शंस की एक्टिविटी देखनी है कि वो क्या काम करता है, उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज कैसी हैं, ठीक है। बीमारी को लेकर जाता है, बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बीमारी कौन सी वजह बनती है, उसकी वजह से कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या वो मूव कर सकता है, क्या वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमने चीजें देखनी है इसकी, ये आप देख सकते हो। ये एक और चीज आपको यहां डिफरेंट सी नजर आ रही होगी, ये जो आपको थ्रेड्स धागे से नजर आ रहे हैं, ये सब में नहीं है, किसी किसी में आपको नजर आएंगे। तो जहां पर ये मौजूद होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये वाली टाइप बैक्टीरिया की इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, ये वाली टाइप मुख्तलिफ जगह पर मूव कर सकती है। ये जो साइड्स पे धागे हैं, इनको हम कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं, फ्लैजेला, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मूव कर सकता है, तो इसके कोई ना कोई फंक्शंस होंगे डिफरेंट जो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे इंट्रोडक्शन था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट कर देना है अबाउट बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे आप हेडिंग देकर डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया अभी आपको समझाई भी है मैंने, आपने गौर करना है, इस डेफिनेशन पे लिखने की कोशिश करनी है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं। तो ये लेक्चर बच्चे सारे का सारा आपने एज इट इज नोट डाउन करना है, कुछ भी मिस नहीं करना इसमें आपने, ठीक है। हेडिंग देनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये मुख्तलिफ नाम है, हेडिंग के नीचे ही आप लिख दें बेशक, ठीक है। यहाँ डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करके एग्जाम्पल देंगे, फिर ये दोनों डायग्राम बनाएंगे, इसमें चीजें बताएंगे कौन कौन सी मौजूद हैं, इस डिफरेंस को इसी तरह से लिखेंगे, फिर ये दो डेफिनेशंस लिखेंगे। और एक चीज याद रखनी है बच्चे, जब भी आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट यानी फर्क बताएं, तो आपने बीच में लाइन लगानी है, ठीक है।
फिर उसके बाद आप बताएंगे नोमेनक्लेचर क्या होता है, एग्जाम्पल देंगे, फिर चैप्टर 2 पार्ट ए की हेडिंग लगाएंगे और अपना पार्ट ए स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी को सबसे पहले डिफाइन कर देंगे आप। डेफिनेशन लिखने के बाद बैक्टीरियोलॉजी की द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अब इसमें आपको ये एरोज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने सिंपली बैक्टीरियोलॉजी डेफिनेशन द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। फिर आगे आपने फंक्शन लिखना है, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर केमिकल फंक्शनल एक्टिविटीज आर स्टडीड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेक्चर, और डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया हेडिंग देकर आपने अपने लेक्चर को वाइंड अप करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।